तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले जो लेक्चर्स था उसमें हम लोग देखे कि मैट्रिसेस होता क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वहाँ से क्या हुआ कि आपको एक आइडिया आ गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोग देखे वहाँ पे कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से एक आइडिया आ गया कि हाँ, किसी भी दो मैट्रिक्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है। अब जो नेक्स्ट जो है आपका, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी जो भी लेक्चर्स था इससे पहले का वो बेसिक था, मगर यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक शुरू हो रहा है। अगर इसको प्रॉपरली नहीं समझते हैं तो आगे जो भी क्वेश्चंस है उसको बनाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए इस लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इस पर बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम लोग और भी देखने वाले हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज क्या है। मेरा नाम है तारिक अनवर। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो मैट्रिसेस उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कब, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपका नंबर ऑफ कॉलम इन ए, जो मैट्रिक्स ए होगा उसका कॉलम वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रो इन बी, तभी जाके यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। समझते हैं इस चीज़ को। मान लेते हैं, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और इसका ऑर्डर हम मान लेते हैं कि ये m इंटू एन का है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ रो m है एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, यहाँ पे n है। एंड सेकेंड मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं b, जो b जो है वो आपका जे के होगा। इसका भी कुछ डिफरेंट ऑर्डर का है, इसलिए हम इसका एलिमेंट्स का कोई भी पोजीशन क्या होगा, चेंज्ड होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं n इंटू पी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। ए का ऑर्डर क्या है आपके पास, m इंटू एन। ठीक है, बी का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर n होना ही चाहिए। इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है इसमें नंबर ऑफ रो होना ही चाहिए, तभी पॉसिबल है कि आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका हम मान लेते हैं इसका ऑर्डर n इंटू पी है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा a इंटू बी, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए ये दोनों सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो बच रहा है आपके पास क्या, m इंटू पी। तो जो रिजल्ट आएगा आपका a इंटू बी का, उसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू पी। अब देखते हैं यहाँ से b इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं। अगर यहाँ से आप b का ऑर्डर क्या है, n इंटू पी, a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर है आपका m इंटू n। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इसका कॉलम और इसका रो इक्वल नहीं है, तब यहाँ पर आपका b इंटू ए जो है वो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ध्यान में रखना है क्या, कि जब हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करें तो जिससे कर रहे हैं उसका, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पॉसिबल है, हम वैसा मैट्रिक्स लिए ही हैं। तो देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ जो मेरा मैट्रिक्स आएगा वो मान लेते हैं हमारे पास वो आई के हो जाएगा, इसका आई और इसका के, और इसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू पी का होगा। क्या होगा, m इंटू पी का। अब ये सी आई के जो है इसको हम कैसे लिखें, क्या है ये देख लेते हैं। वेयर
जो आपका CIK जो है ये होगा समेसन। क्या होगा? समेसन। इस चीज़ को हम समझेंगे, अभी इस पर हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे किस तरह से हम इसको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से तो ये समेसन होगा J इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, यानी जो भी आपका ऑर्डर हो मैट्रिक्स का उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। और ये जो हो जाएगा AIJ इंटू BJK के बराबर होगा। ठीक है, AIJ और BJK, यानी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर AIJ, यानी इसका कॉलम और इसका रो का पोजीशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। और इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसके एलिमेंट्स को क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे। यानी चलिए पहले देख लेते हैं इस पर एक एग्जांपल लेके कि किस तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम दो मैट्रिसेस को लेके उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A22। ये कितने का है? 2 इंटू 2 का है। हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है। एक और मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं B, एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं B। तो इसमें भी क्या होना चाहिए? इसमें जो कॉलम कितना है? 2 है, तो इसमें जो रो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो मान लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये इस चीज़ को हमको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू B, पहले लिख लेते हैं A क्या है मेरा? A11, 12, A21, A22 इंटू आपका B क्या है? A12, A11, A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। इसका J और इसका J है ना, इसमें ये जो J है ये क्या है? यहाँ पे पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन कॉलम है, और यहाँ पर जो J है ये क्या है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन रो है। यानी जहाँ पर ये दोनों इक्वल होगा वही मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा। ये यहाँ आपका क्या है? यहाँ J कितना है? 1 है, तो यहाँ भी इसका देखिए ये 1 है। इसके बाद फिर इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ J कितना है आपका? देख पा रहे हैं ना, यहाँ J कितना है? 1 है। ठीक है, और इसमें J कितना है? 1 है। सॉरी, इसका हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इससे इसमें कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका J कितना है? 2 है। अगर इसमें करते हैं तो इसमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ रो है, देख पा रहे हैं यहाँ कितना है? 1 है। तो इससे इसका पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ हो पाएगा? इसमें। यानी इसका J जो कॉलम है और इसका क्या है? यहाँ रो है। ठीक है, तो आपको इससे इससे और इससे इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा बात है। आप इस तरह से समझिए कि हम फर्स्ट रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके फर्स्ट से इसके फर्स्ट में, इसके सेकेंड को इसके सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते चले जाएंगे। समेशन इसीलिए दिया हुआ है। बात समझ में आ गया ये? तो चलिए देखते हैं तो किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, देखिए यहाँ से इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, यानी A11 और A11, और प्लस करना है आपको A12 और A21 से। यानी आप इस रो को सिलेक्ट कर रहे हैं और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हो गया एक बार। नेक्स्ट अब हम लोग फिर वही चेक करेंगे। देख रहे हैं इसका J1 है और यहाँ 1 है,
इसमें आपका देख पा रहे हैं यहाँ आपका जे कितना है 2 है, तो 2 आपका यहाँ इसमें दिख रहा है, आगे में नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या होगा, अब इसी रो से नेक्स्ट आपका जो होगा वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए वही है, फिर इस रो को पकड़ेंगे और इसके सेकेंड कॉलम में कर लेंगे, फिर इसी रो से थर्ड कॉलम में कर लेंगे और इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये आपका जो CIK जो था उसको किस तरह से समेशन में हम लिख रहे थे। तो वही समेशन का क्या मतलब होता है, ऐड करके लिखते जाना। तो चलिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, आपका A11 एंड A12 प्लस फिर आपका A12 एंड A22। ठीक है, A12 A22। फिर क्या करेंगे, अब इसी रो से हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो A11 A13 उसके बाद A12 A23 प्लस A12 A23। ये हो गया मेरा फर्स्ट रो से क्या किए, एक बार इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई किए। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब सेम प्रोसीजर आप सेकेंड रो से इस तीनों पर अप्लाई कर देंगे, आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। तो देखते हैं यहाँ से, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और 1 बाई 1 जैसे इसमें किए थे फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से भी वैसा ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका A21 फिर A11 प्लस A22 और A21। ठीक है, नेक्स्ट A21 A12, उसके बाद फिर आपका A22 और फिर A22 में हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से A21 A13 एंड A22 A23। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं इसका ऑर्डर कितना था, 2 × 2 था। कितना था, A का जो ऑर्डर था वो 2 × 2 का था, B का जो ऑर्डर था वो कितना था, 2 × 3 का। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या है, इक्वल है ना, तभी ये मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, पॉसिबल हो पाया है। ठीक है ना, तो जब आप A × B कीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 2 × 3। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें भी 2 रो और 1 2 3 कॉलम आ गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 × 3 का। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम किसी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास A एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है, ये कितना ऑर्डर है इसका, 2 × 2 का है। और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं B 2 1 1 1 2 3 3 2 1। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। एक काम कीजिए, इसका भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए इसको। ये आपका 3 × 3 का है। ठीक है, और एक ये मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 0 1 1 -1। इसमें क्या है, 2 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जे आपको यहाँ से A × B निकालना है कि क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन के लिए जाइए तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि क्या उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो वो कैसे चेक करेंगे, हमारे पास A का ऑर्डर कितना है, वो 2 × 3 का है, और B का जो ऑर्डर क्या है वो 3 × 3 का है। तो इसका कॉलम और इसका रो क्या है, इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ से, तो A × B जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 3, यानी जो मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलने वाला है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 3 का। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
देखते हैं क्या होने वाला है। 2 3 0 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना है आपका 2 1 1 1 2 3 3 2 1। तो चलिए, क्या बताए थे आपको, क्या प्रोसीजर था मल्टीप्लाई करने का। हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे और इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो से सेकंड में और फिर थर्ड में। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके फर्स्ट से इसके फर्स्ट को, इसके सेकंड से इसके सेकंड को, थर्ड से थर्ड को। अब मल्टीप्लाई करते जाना है और सबको क्या करना है, ऐड करते जाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। आ जाइए, 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 आपका पहले लिख लेते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग डायरेक्ट करेंगे। प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 यानी इसका सेकेंड इसका सेकेंड, और प्लस करना है हमको 0 इंटू इसका 3, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट में चले जाएंगे, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम पे आ जाएंगे। तो देखिए इसका 2, इसका फर्स्ट यानी 2 इंटू 1 प्लस आपका 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, और फिर आपका 0 इंटू प्लस करते जाना है 0 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, फिर इसी रो से हम लोग थर्ड कॉलम में करेंगे। तो 2 इंटू 1 कितना होने वाला है आपका, ये 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 और प्लस 0 और इंटू कितना 1। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट रो से जो है अपना मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट किया। अब सेम प्रोसीजर हम लोग सेकेंड रो के लिए भी क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ऐसा कीजिए, इधर का जो है इधर ही लिखते हैं, इसका 1 है और इसका 2 है, 1 इंटू 2, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ये 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये आपका 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, ये 0 हो जाएगा। फिर आपका ये 2 प्लस 6, वो लास्ट वाला 0 हो जाएगा। लिख दीजिए, पहला क्वेश्चन है अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट, ये आपका 2 और 3 3 ज़ा 9 और प्लस 0, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 और प्लस 1, 2 प्लस 1 और प्लस 3। लास्ट इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 और प्लस 2। नेक्स्ट, ये आपका 1 प्लस 3 इंटू 1, 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 7 8 11। ये आपका 7 8 एंड 11, ये आपका 3 1 4 एंड 2 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 2, ये 5 और ये हो जाएगा 5। तो ये 5 और ये 5। तो देख पा रहे हैं इसका क्या ऑर्डर है, आपका 2 रो और 3 कॉलम है। तो ये आपका 2 इंटू 3 का हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझे और उसको एक क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई भी कर लिए, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्या है, एसोसिएटिव लॉ का, एसोसिएटिव लॉ। अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है, हमारे पास लेट मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, वो क्या है, ए आई जे एम इंटू एन का है। सबसे पहले जान लीजिए कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, फिर इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, ए बी और सी, 3 मैट्रिक्स हैं, अगर हम 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी बी एंड सी को पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाद में हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बराबर होगा ए इंटू बी, और सी को अगर अब बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मैट्रिसेस है, क्या होगा ये मैट्रिसेस। तो मान लेते हैं ए जो मेरा मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, ए आई जे एम इंटू एन, ठीक है। बी जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी जे के मान लीजिए, ठीक है, और ये होना चाहिए एन इंटू पी। और सी जो मैट्रिक्स मेरा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सी के आई जे के एल मान लीजिए इसको, और ये होना चाहिए P इंटू क्यू। तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन सबके लिए पॉसिबल है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं B इंटू सी के लिए। B के लिए B का क्या है आपका N इंटू पी है, और C क्या है P इंटू क्यू है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा B इंटू सी तो क्या हो जाएगा, P इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो B इंटू सी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, N इंटू क्यू, ठीक है। उसके बाद फिर आपको A से मल्टीप्लाई करना है, तो A का ऑर्डर कितना है आपका, M इंटू एन का है, और B इंटू सी का ऑर्डर क्या है, एन इंटू क्यू का है, n इंटू क्यू का है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी इसका जो नंबर ऑफ कॉलम और रो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ भी आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, m इंटू क्यू का, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए, a इंटू बी करेंगे तो n और इसका n इक्वल है, तो m इंटू पी होगा। अब फिर जब c के साथ करेंगे तो p इंटू क्यू। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है कि 3 मैट्रिक्स हैं, आप 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करके बाद में तीसरे से करें, वो इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो ये था आपका एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दूसरा सेकेंड जो प्रॉपर्टी है आपका वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है ये, अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है, ये B प्लस C है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये A B और प्लस A C, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पर ऑर्डर्स क्या होना चाहिए, मान लेते हैं कि लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जो है, इसको मान लेते हैं A I J, और ये m इंटू एन ऑर्डर का है, ठीक है। अब इसको हम B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसी को क्या कर रहे हैं, C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यही समझना है कि अगर किसी मैट्रिक्स को, अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर को अगर आप अरेंज करना सीख गए हैं, ऑर्डर का कौन से मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होना चाहिए, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत ही आसान है। इसीलिए प्रॉपर्टीज़ में क्या है, जो भी हम कर रहे हैं सबका ऑर्डर लिख रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि देखिए ये दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। तो इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों, 2 मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं कब, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे,
तो बी का ऑर्डर हम मान लेते हैं। अब बी का ऑर्डर तो सेम, बी और सी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मगर अब इसका जो ऑर्डर है अब ए के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, m इंटू एन का, यानी इसका जो कॉलम है अब बी और सी का वो रो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बी मान लेते हैं बी जे के, ठीक है, और क्या होना चाहिए, इसका n इंटू पी होना चाहिए, ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होने वाला है तो इसका कॉलम और इसका कॉलम रो सेम होना चाहिए। फिर आ जाइए सी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सी के लिए अब ये जे के है तो आपका सी भी क्या होना चाहिए, जे के होना चाहिए, और इसका भी ऑर्डर n इंटू पी होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे। खैर चलिए इतना ही समझिए कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो ए अगर एक मैट्रिक्स है, अगर इसको हम बी प्लस सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, ये प्लस के लिए भी है, और अगर माइनस रहा तो माइनस में भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि तीसरा प्रॉपर्टी क्या है। तीसरा है कम्यूटेटिव लॉ। ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपका, है ये कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलता है ये, देखिए कि इन जनरल केसेस, इन जनरल जो आपका a इंटू बी होल्ड नहीं करता है b इंटू ए के, ठीक है ना, इन जनरल केसेस में a इंटू बी और b इंटू ए आपका इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए, इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, एक एग्जांपल से करते हैं कि क्या ये जो बोल रहा है कि जनरल केसेस में a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात बोल रहा है जनरल केसेस, यानी जनरली नहीं होता है, इसका मतलब कहीं तो होता होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं कि क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, 1 2 3 4 5 एंड 0 एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3 का है ये, यानी इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। एंड सेकेंड मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं 1 2 1 -1 0 एंड 5 का। चलो ये एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये कितना है, 3 इंटू 2 का है। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका ए बी क्या होगा, ए इंटू बी। तो आपको बताया जा चुका है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करने जाएं सबसे पहले चेक कर ले कि जो गिवन ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर है तो जो रिजल्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। तो एक आपका क्या हो जाएगा ना, एक माइंड में एक फ्रेम सेटअप हो जाएगा कि जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक होता है, अगर कहीं पे आप कुछ गलती कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर है माइंड में, तो उससे क्या होगा, आप जज कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ क्या है मेरा गलत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ए कितना है आपके पास। ए का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3 का। बी का ऑर्डर कितना है, ये 3 इंटू 2 का है। तो आप ये बराबर हो गया, यानी a इंटू बी आपका क्या हो रहा है, 2 इंटू 2, यानी यहाँ से जो आप a इंटू बी कीजिएगा उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, सेकेंड रो 2 इंटू 2 का, सेकेंड ऑर्डर का होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 0 इंटू, आप कर लीजिए इसको, 1 2 1 -1 0 5। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि a इंटू बी आपका क्या है, 2 इंटू 2 है। अगर हम b इंटू ए करें, यहीं पर अगर हम b इंटू ए करते हैं तो b कितना है आपका, 3 इंटू 2 का है। a कितना है, 2 इंटू 3 का है। ये इक्वल हो जाएगा, निकल जाएगा, तो b इंटू ए कितना हो जाएगा, 3 इंटू। तो ये बात तो यहीं से क्लियर है कि a इंटू बी आपका क्या आ रहा है, 2 इंटू 2, यानी सेकेंड ऑर्डर का है। और जब b इंटू ए कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 का। क्या कभी ये इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है,
मगर फिर भी चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर ही लेते हैं। क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का आपके। एक का कर देते हैं, नेक्स्ट का छोड़ देंगे, वो आप समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। तो हम ये चीज़ हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स में भी करके देखेंगे, क्या वहाँ पे ये पॉसिबल है। यहाँ तो चलिए डिफरेंट ऑर्डर का है, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स में भी करके देखेंगे। तो चलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 1 इज़ 2, 3 इंटू 0 इज़ 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट रो कॉलम, 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू -1 इज़ -2, 3 इंटू 5 इज़ 15। फिर 4 इंटू 1 इज़ 4, 5 इंटू 1 इज़ 5, और ये आपका 0, 4 इंटू 2 इज़ 8, 5 इंटू -1 इज़ -5, और 0 इंटू 5 इज़ 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 15 बचेगा आपका, और 5 and 4 ये आपका 9 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये कितने का है, 2 इंटू 2 का है। और जब b इंटू ए करेंगे तो वो 3 इंटू 3 का, तो ऑब्वियसली क्या है, वो इक्वल नहीं है। तो हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स लेके, कि देखते हैं वहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप इसके जो स्टेप्स है, किस तरह से दो मैट्रिक्स को हमको अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले क्या चेक करना है कि क्या उसका जो ऑर्डर है वो मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तब फिर क्या करते हैं हम लोग, जो प्रोसीजर है रो को कॉलम से उस तरह से करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये कितने का है, 2 इंटू 2 का है। बी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 1 2 एंड -2 ले लेते हैं। ठीक है, ये भी कितना है, 2 इंटू 2 का है। ठीक है, चलिए इसको हम पहले ए इंटू बी कर लेते हैं। यहाँ तो बहुत दोनों सेम ही है, इसका कॉलम और रो उसका इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ए इंटू बी देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 इंटू कर लीजिए कितना, 0 1 2 एंड -2, ये क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 0, इसके रो और कॉलम से। तो ये 1 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 2 इज़ 4, फिर 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू -3 इज़ 2 इंटू -2 इज़ -4, फिर 3 इंटू 0 इज़ 0, फिर 4 इंटू 2 इज़ 8। नेक्स्ट अब लास्ट जो है आपका 3 इंटू 1 इज़ कितना 3, एंड 4 इंटू -2 इज़ -8। कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4 + 8, और ये -3 एंड -5। तो आपका देख पा रहे हैं आपका a इंटू बी कितना निकल के आया। चलिए इसको हम साइड में लिख लेते हैं। आपका जो a इंटू बी आया कितना आया, वो 4 -3 8 एंड -5। अब देखते हैं यहाँ से कि b इंटू ए कितना होने वाला है। नहीं होगा इक्वल, सिंपल सी बात है, पहले ही हम आपको प्रॉपर्टीज़ में ही बता रहे हैं कि a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए b इंटू ए, b क्या है आपका मैट्रिक्स, 0 0 है, 1 है, 2 एंड -2 है, इंटू ए है ना, 1 2 3 एंड 4 है। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं रो कॉलम, रो एंड कॉलम से। तो देखिए 0 इंटू 1 इज़ 0, 1 इंटू 3 इज़ 3, फिर 0 इंटू 2 इज़ 0, 1 इंटू 4 इज़ 4, फिर 2 इंटू 1 इज़ 2, -2 प्लस करेंगे, -2 इंटू 3 इज़ -6, फिर 2 इंटू 2 इज़ 4, और -2 इंटू 4 इज़ -8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 3
4 इन 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा ये -4 एंड 4 माइनस 8 इज -4। तो b इंटू ए 3 4 है, -4 एंड -4 है, और a इंटू बी 4 माइनस 3 ये दिख रहा है, इक्वल है ना? क्या नहीं है, इक्वल आपका नहीं है। तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a इंटू बी इक्वल नहीं हो रहा है b इंटू ए के। तो ये जनरल केस में क्या होता है, a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं कि कहाँ पर इक्वल होता है, ठीक है ना? तो अब देखते हैं इसी में, यानी प्रॉपर्टी 3 में ही ये कंटिन्यू है आपका आगे, कि इन केस ऑफ आपका डायगोनल मैट्रिक्स, इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जो आपका a इंटू बी इक्वल होता है b इंटू ए के, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या, एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। हम 2 डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मालूम है आपको क्या होता है, उसके डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स होता है, बाकी इसके ऊपर नीचे क्या होता है, 0 होता है। ये कितने का है, 2 इंटू 2 का है ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा सेकेंड मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 2 का। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये भी, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का है। तो यहाँ पर भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इन केस ऑफ ये डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ये जो होता है a और b आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से a इंटू बी हम निकाल के चेक कर लेते हैं। a कितना है आपका 5 0 0 3, b कितना है 1 0 0 2। कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसको। 5 इंटू 1 इज 5, 0 इंटू 0 इज +0, फिर 5 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0। फिर देख लेते हैं 0 इंटू 1, अभी सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0 इंटू 1 इज 0 और प्लस करेंगे 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 इज 0 एंड 3 इंटू 2 इज 6। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 0 एंड 0 6। ये आपका a इंटू बी निकल के आया, ठीक है। ये आपका a इंटू बी हुआ। अब देखते हैं कि b इंटू ए क्या होता है। b इंटू ए को हम लोग चेक कर लेते हैं कि देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग b इंटू ए। आपका b कितना है 1 0 0 एंड 2 इंटू ए कितना है 5 0 0 एंड 3, ठीक है। अब इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, हम लोग कंफर्म कर ले कि वो इक्वल होता है। अब आ जाइए 5 इंटू 1 इज़ कितना हो जाएगा 5, 0 इंटू 0 इज़ 0, फिर 1 इंटू 0 इज़ 0, फिर 0 इंटू 3 इज़ 0, फिर 0 इंटू 5 इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, फिर 0 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 3 इज 6। तो क्या हो जाएगा ये आपका 5 0 एंड 0 6। तो देख पा रहे हैं ये दोनों क्या है आपका इक्वल है। a इंटू बी और b इंटू ए क्या होता है इक्वल होता है। तो इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज क्या कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो मेरा प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि अगर आपके पास ये जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में क्या है, एग्जिस्टेंस
ऑफ आइडेंटिटी, यानी कब एग्जिस्ट करेगा, यानी किसी भी मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस क्या होगा, कहाँ, मल्टीप्लिकेशन में। तो आपको मालूम है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो वापस से वो क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ऐसा है कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, a इंटू बी 0 है, तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए कि अगर a इंटू बी आपका 0 है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि या तो a 0 हो सकता है या फिर b 0 हो सकता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों भी इक्वल हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर a इंटू बी 0 है, तो या तो a 0 है या b 0 है। मगर ये हर समय ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दोनों मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, तभी इसका प्रोडक्ट क्या हो, 0। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट क्या, 0 मैट्रिक्स आ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ a इज इक्वल टू बी, एक 0 मैट्रिक्स आ रहा है, देन इट डजंट नेसेसरी, या ऐसा लिखिए कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, कि आपका क्या हो, a भी 0 हो या फिर b भी क्या हो, 0 हो। कहने का मतलब अगर a इंटू बी 0 आ रहा है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट a भी 0 हो और आपका b भी 0 हो। यानी इसका यहाँ पर ये मतलब है कि अगर आपके पास दो नॉन जीरो मैट्रिक्स भी है ना, तो उसका प्रोडक्ट आपका 0 मैट्रिक्स आ सकता है। एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। एक हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं 1 -1 -1 और 1, ठीक है। एंड दूसरा मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं B, ये है आपका 1 1 1 एंड 1। अब यहाँ से हम चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या A इंटू बी आपका 0 आ रहा है। देखते हैं A इंटू बी 0 है या नहीं है। 1 -1 -1 एंड 1। और देखते हैं यहाँ से A इंटू बी निकालते हैं। A कितना है, 1 -1 -1 एंड 1। B कितना है आपका, 1 1 1 1। देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 1 इज़ 1। फिर क्या करते हैं, रो और कॉलम में इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, ऐसे ही याद कर लीजिए। -1 प्लस करते हैं, -1 इंटू 1 इज़ -1, ठीक है। नेक्स्ट 1 इंटू 1 इज़ 1, -1 इंटू 1 इज़ -1। फिर -1 इंटू 1, तो ये -1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इज़ 1 हो जाएगा। फिर -1 और ये +1। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -1 + 1 0, -+0 0 0, यानी ये एक आपका 0 मैट्रिक्स हो गया। तो अब ये बात क्लियर है कि अगर आपको बोल रहा है कि A इंटू बी अगर 0 है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B भी 0 हो, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है, तो एक दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकता है। बट क्या है, ये हर जगह ऐसा ज़रूरी नहीं है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट क्या होता है, एक 0 मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 में क्या, बहुत आसान है वो।
प्रॉपर्टी 6 जो है क्या है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी का एक्सटेंशन क्या माना, चलो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो है लिख दिए है प्रॉपर्टी में क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी आपका कंप्लीट हुआ। क्या है इसमें, आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि जो दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसके ऑर्डर से हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मेरा पॉसिबल है। अगर है तो फिर वो उसका जो प्रोडक्ट होगा यानी ए इंटू बी जब करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आने वाला है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन और उसके प्रॉपर्टीज को अच्छे से अगर समझ गए हैं तो आगे नेक्स्ट जो भी इससे रिलेटेड जो आपका यानी अब आगे जो भी है, यानी मान के चलिए यहाँ से कि आप मैट्रिक्स का जो मेन टॉपिक था आपका यहाँ से ये शुरू हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखेंगे या फिर एडजॉइंट देखेंगे, इन्वर्स निकालेंगे या फिर मैट्रिक्स के यूज़ से जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सब जगह ये मेरा मल्टीप्लिकेशन यूज होने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। कैसा लगा आज का ये लेक्चर, आपको कैसे सब क्या समझ में आया, कोई डाउट्स है या नहीं है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर यह आपका लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इस चीज़ का बेनिफिट उनको भी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।